हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है और नाराज है। और नाराजगी तो बनती है सर, पूरा दिन हो गया आपने कुछ भी चीज़ें अपलोड नहीं करी। आप सब ने मुझे व्हाट्सअप पे जो मेरे को पर्सनली बच्चे जान रहे हैं, इंस्टा पे वॉइस मैसेज आ रहे हैं, बच्चे मेल कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पे तो फिर आपका कहना ही क्या। तो ईमानदारी से मेरी गलती है, इस बात को मैं कबूल करता हूं और आप सबसे माफ़ी भी मांगता हूं कि पूरा दिन हो गया और अभी तक मैंने कोई वीडियो आपको अपलोड नहीं किया। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, परसों के दिन ही आप सभी अपना एग्ज़ाम बता रहे हैं और अभी तक मैंने फर्स्ट यूनिट का ही रिवीजन कराया है, कार्ल पियर्सन का ही रिवीजन कराया है। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, 4 यूनिट बाकी और कल हमारे पास मात्र 1 दिन है। इसको बात खत्म करके 3 यूनिट और बाकी रहेगी। तो बहुत मुश्किल, यही आपका जो प्यार है और यही गुस्सा है कि रात की 10:15 बजे मैं वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आया हूँ, वरना आज कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। और यकीन मानिए, जितना दुख आपको है उससे कहीं ज़्यादा दुख मुझे है कि मैं आपको वो टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ जो करना चाहिए। लेकिन जो वादा किया है वो जरूर निभाऊंगा। 2nd यूनिट आज करवा के 3rd, 4th, 5th ये कल तीनों एनी हाउ शाम तक आपके पास डिलीवर हो जाएगी। मैं आपको इन तीनों यूनिट का रिवीजन करा दूंगा। एग्जाम की पूरी नाइट रहेगी, केवल आधे घंटे के 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो रहेंगे और अपन थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे और न्यूमेरिकल के ऊपर भी अपन अटेम्प्ट करेंगे। पर पहले थ्योरी का अटेम्प्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल रखा है, आप एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा था वो भैया हमारे कार्ल पियर्सन साहब का कोरिलेशन का न्यूमेरिकल लगा था। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि एक्स और वाई का अगर कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना है। तो अगेन माफी और स्वागत, अपन 2nd यूनिट पे आ चुके हैं। फिर से बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा दुलार करके मैं MBA वालों, BBA, BTech, UGC नेट वालों को रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूं। और ये एक अपने आप में हो रहा है कि कोई टीचर से इतनी डिमांड आ रही है कि भैया आप वीडियो बनाओ और मेरे को रात को 10:15 बजे भी वर्किंग करवाई जा रही है। तो ठीक है, चलिए अब 2nd यूनिट पे आए। अब इधर उधर की बातें नहीं, एग्जाम का टाइम है, सीधा मन लगा के पढ़ना, सारे पॉइंट। इंडेक्स नंबर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने क्वेश्चन लिखवाया है, इंडेक्स नंबर का भी। तो सर ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, अब इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं, अब बिल्कुल पिन पॉइंट, बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बिल्कुल मस्त होके पढ़ाई करेंगे अपन। ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे, मस्त होकर पढ़ाई करेंगे। सबको पास तो करवा ही दूंगा, परसेंटेज बनाने की जिम्मेदारी है अपनी, पास करवा ही दूंगा। आप 5 वीडियो में तो पास हो ही जाओगे। अब ये इंडेक्स नंबर क्या है भैया, तो इंडेक्स नंबर समझने से पहले ये समझो कि एक होता है बेस, यानी कि जिससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कहते हैं ना, अरे वो शर्मा जी के, वर्मा जी के लड़के को देखो, उसने जीवन के अंदर कितनी तरक्की कर ली और तुम देखो एक नौकरी के पीछे अभी घूम रहे हो। तो जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो हमारा बेस कहलाता है। बात समझ में आई? जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो हमारा बेस कहलाता है और बेस की वैल्यू हमेशा 100 होती है। बेस की वैल्यू हमेशा 100 होती है। जैसे कि शेयर मार्केट में, हमारे यहां पर शेयर मार्केट है इंडिया का, इसमें 2 इंडेक्स चलते हैं। पहला चलता है सेंसेक्स और दूसरा चलता है निफ्टी। जो निफ्टी भैया हैं वो हमारे दिल्ली में रहते हैं और जो सेंसेक्स भैया हैं वो हमारे बॉम्बे के हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं इंडेक्स में और निफ्टी में 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। ठीक, ये नंबर ऑफ कंपनी है। अभी मान लीजिए कि आज सेंसेक्स का जो रेट चल रहा है वो 53,000 के समथिंग अगर चल रहा है। कितने चल रहा है, 53,000। तो सेंसेक्स जब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, सेंसेक्स मान लेते हैं कि किसी बेस ईयर में 1990 में स्टार्ट हुआ था, वैसे तो काफी पहले स्टार्ट हो गया था, तो उस दिन बेस रहेगा 100। और ये एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। और आज 2022 हो गया, उस दिन हो गया वो 53,000, यानी उसने कितने गुना ग्रोथ कर ली,
530 गुना 530x ग्रोथ कर ली है इन भैया ने, यानी कि उसने। अब ये हमारा इंडेक्स नंबर से क्या अभिप्राय है? इंडेक्स नंबर का मतलब वो नंबर होता है जिसको हम बेस मानते हैं, किसी ईयर को हम बेस बनाते हैं और इंडेक्स नंबर हमेशा 100 रखते हैं। यूजुअली कोई 1 भी रख सकता, कोई 1000 भी रख सकता है, लेकिन यूजुअली उसको 100 रखा जाता है। अब क्यों 100 की? क्योंकि ये सर्वसम्मति से बात फिक्स हुई कि 100 रखा जाएगा, इसलिए हमारे परसेंटेज भी होते हैं वो 100 होते हैं। कभी सोचा नहीं कि परसेंटेज 100 ही क्यों होते हैं, 1000 में से क्यों नहीं दिए जाते, 10 में से क्यों नहीं दिए जाते? वो इसलिए क्योंकि यही इंडेक्स नंबर है, इसको हमने मान लिया है कि वो बेस ईयर 100 होगा। अब चलते हैं बुक के ऊपर। बुक क्या कह रही है? बुक कह रही है नंबर यूज्ड टू इंडिकेट चेंज इन द मैग्नीट्यूड एज द कॉस्ट ऑफ प्राइस एज कंपेयर्ड टू द मैग्नीट्यूड इन द सम स्पेसिफाइड टाइम यूजुअली टेकन एज 100। यानी कि मैंने एक बेस ईयर लिया 1990 और उसको मान लिया 100 किसी प्राइस के लिए। मान लो उसकी प्राइस थी 100, ठीक है। आज उसको प्राइस को अपन ने उस दिन 100 माना, 2022 में उसी प्रोडक्ट की प्राइस 500 हो गई। कितनी हो गई? 500। तो कितने टाइम्स ग्रोथ हुई? 5 टाइम्स ग्रोथ हुई और इसको 5x लिखते हैं। और यही इंडेक्स नंबर कहलाता है कि एक सीरीज को किसी को बेस ईयर मान के उस बेस ईयर को 100 कर दिया जाए। अब ये जरूरी नहीं, या तो मैंने नंबर को 100 किया है, अगर आप चाहें तो उसकी जो प्राइस होगी, मान लो उसकी प्राइस तो उस समय थी 350, बट उसको हमने बेस माना, इंडेक्स माना उसका 100। प्राइस कुछ अलग है, इंडेक्स कुछ अलग माना, यानी कि हमने 100 माना। और आज अगर उसकी 1990 से प्राइस 2022 में सॉरी 700 हो गई, तो इंडेक्स कितना ग्रोथ हुआ होगा? 200। बात समझ में आई? यानी कि उसको हमने 350 को 100 मान लिया। अब ये सेंसेक्स निफ्टी में होता क्या है? ये सेंसेक्स में केवल जो टॉप, अभी टॉप निकालने का भी फॉर्मूला है लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है। सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनी है, यानी कि इंडिया की जो टॉप 30 कंपनी है, उनके शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करके, उनके इंडेक्स से कंपेयर करके हमारा जो शेयर मार्केट है, मान लो 53,627 रुपए है, तो उन सब की 30 कंपनियों के भाव बढ़े तो ये इंडेक्स सेंसेक्स बढ़ जाता है, और उन्हीं 30 कंपनियों के भाव कम हो गए तो हमारा जो इंडेक्स है वो गिर जाता है। ये इसलिए करा जाता है क्योंकि सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी इंडिया की बता रहा है। यानी कि इंडिया ग्रोथ कब करेगा? भैया इंडिया ग्रोथ कब करेगा? जीडीपी देख लोगे, एक तो आपने मैथ इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अगर हमको डेली देखना है कि आज इंडिया ग्रोथ कर रहा है या इंडिया डिक्लाइन हो रहा है, तो हम उसके लिए एक इंडेक्स लेते हैं जिसको इंडेक्स नंबर हमने सेंसेक्स को मान रखा है। यानी सेंसेक्स बढ़ेगा यानी इंडिया ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स का इंडिकेशन दे रहा है कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज ग्रोथ कर रही हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। शेयर प्राइस कब बढ़ते हैं? जब डिमांड बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। ये एक यूजुअली कारण है, इसके अलावा बहुत सारे, लेकिन अपने को इतना ही याद रखना है। तो ये टॉप 30 कंपनी जब बढ़ी, इतना समझ में आया ना? तो इंडेक्स नंबर का क्या बात है गणित, कि इंडेक्स नंबर वो नंबर है भैया जो कह रहा है कि इंडेक्स जो है हम कंपैरिजन करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कंपैरिजन करने के लिए किसी को बेस बनाते हैं और उस बेस को हम क्या दे देते हैं? 100 दे देते हैं। इसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं। समझ में आया? यानी कि शर्मा जी के जो लड़के के नंबर आए हैं उससे कंपैरिजन हमारा करना है, तो अगर उसके 46 आए हैं, हमारे 45 आए हैं, तो हमारे कम आए हैं, ऐसा देखा जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। इंडेक्स नंबर बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपना इंडेक्स नंबर का टाइप्स आता है कि टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि इंडेक्स नंबर तो 100 ले लेते हैं, तो सब में 100 ही लिखना है आपको, लेकिन टाइप्स के कुछ इसके अंदर पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? एक सेकेंड, छोटा सा मैं इधर ले जाता हूं। क्या दे रखा है कि पहला दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर। बहुत ही आसान है, केवल आपको पहले नाम याद करवा देता हूं। पहले है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी, तीसरा है वैल्यू, चौथा है स्पेशल पर्पस।
प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और स्पेशल पर्पस, PQVS। PQRS होता है लिखते तो अपन PQRS है, यहां पर PQVS। आई होप याद हो गया है PQVS। अब प्राइस इंडेक्स क्या है? जब हम प्राइस ऑफ द गुड्स चेक करते हैं, जब हम क्वालिटी ऑफ द गुड्स चेक करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, तो वो वॉल्यूम जब हम चेक करते हैं, सॉरी क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी, थोड़ा सा दोनों पॉइंट सेम है क्योंकि क्वालिटी इंडेक्स नंबर भी निकलता है, पर यहां पर आपके टाइप्स के अंदर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। मैं फिर से माफी चाहूंगा इसके लिए। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। मैं क्वांटिटी की जगह क्वालिटी बोल रहा था, मेरी मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा रात का ही फिनोमेना समझ लो, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है कि जब हम किसी गुड्स की प्राइस चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? प्राइस चेक करते हैं। अगर उसकी क्वांटिटी का मतलब है कि उसका भैया वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेक करेंगे। जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेक करेंगे यानी कि 1000 यूनिट इस साल प्रोड्यूस करी, 2000 यूनिट अगले साल प्रोड्यूस हुई, तो उसका कंपैरिजन कैसे होगा? जैसे मैंने बोला ना पिछले ईयर का, जैसे 2021 में मान लो 2 लाख किसी XYZ टीवी के यूनिट्स बने, और इस साल इसी कंपनी ने 2022 में 3 लाख कंपेयर बनाए, तो ये जो 3 लाख बनाए, तो पहले आपको इसको बेस ईयर को तो 100 मान लेना है बराबर। तो कितने परसेंट ग्रोथ हुई? 50%, तो यह आपका 150 आया। इसको अपन ने सिंप्लीफाई करा है, 2 लाख का 3 लाख। अब कंपनी क्या बता रही है कि हमारा इंडेक्स कह रहा है कि हमने 50% ग्रोथ करी है। ये हुआ हमारा क्वांटिटी वाइज, अब हुआ वैल्यू इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं प्रोडक्ट की प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसके अंदर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्राइस का भी और क्वांटिटी का भी, और वैल्यू निकल आती है। वैल्यू यानी मूल्य कैसे निकालते हैं भैया? प्राइस क्या होती है भैया? 2 पेन चाहिए, एक पेन 5 रुपए का, कितने के हुए? 10 रुपए का। तो इसी तरीके से वैल्यू। और स्पेशल पर्पस क्या होता है? स्पेशल पर्पस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लिखा है लेबर प्रोडक्टिविटी। अब मैं इसमें बता देता हूं, सॉरी। स्पेशल पर्पस का मतलब होता है कि हमको कोई स्पेशल चीज कैलकुलेट करनी है, जैसे कि लेबर का आउटपुट। अब लेबर का आउटपुट कैलकुलेट करना है। ए लेबर है वो बनाता है 20 यूनिट, और मिस्टर पिंटू जो है वो बनाते हैं 40 यूनिट। तो आप कंपैरिजन करा जा सकता है, सर आप 20 से 40 का कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन अपन इसमें एक इंडेक्स मान लेते हैं कि इंडेक्स 10 = 100 है। कितना है? 10 = 100 है। तो यहां पर ए जो है वो 2x काम कर रहा है, और मिस्टर पिंटू जो है वो 4x काम कर रहे हैं। इसी को स्पेशल वैल्यू इंडेक्स बोला गया है। तो चारों पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए। PQ, एक बार बोल दो, PQVS, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और स्पेशल पर्पस। बात समझ में आ गई? इंडेक्स का मतलब समझ में आ गया, इंडेक्स के टाइप समझ में आ गए। अगला टॉपिक क्या आता है? अगला आता है यूजेज ऑफ इंडेक्स। ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन है ना, यूजेज ऑफ इंडेक्स क्या है भैया? अच्छा, वो क्वालिटी वाला बोला था, वो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वो भी होता है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं था इसलिए, क्योंकि वो क्वालिटेटिव थिंग के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वो उसके अंदर भी हम इंडेक्स करते हैं, जैसे कि टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस, उसका हम इंडेक्स कर देते हैं ना। जैसे आपको फेयर एंड लवली का ऐड देखा होगा, फेयर एंड लवली में बोलते हैं गोरा बहुत अच्छा, बहुत गोरा, तो वो उसी तरीके से इंडेक्स का उसमें आता है, पर आपके कोर्स में नहीं है इसलिए रहने दो, ठीक है। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है? अब हम इंडेक्स नंबर से क्या कर सकते हैं सर? ग्रोथ पता कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल पता कर सकते हैं, हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। तो क्या है? इंडेक्स नंबर इज मेजर इन द चेंज इन द वेरिएबल ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ओवर अ टाइम। किसी टाइम पीरियड में कितना चेंज हुआ, 1991 से 2022। टिपिकली यूज द इकोनॉमिक टू मेजर ट्रेंड्स इन द वाइड वेराइटी ऑफ एरिया इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट प्राइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग,
इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट, ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। जैसे सेंसेक्स है, पहले 100 था, आज 53,000 पे, तो यार सर अपन कह रहे वाह यार, मतलब किसी ने 100 रुपए लगाए थे, उसको आज 530 गुना रिटर्न मिल रहा है। वैसे वास्तविकता में 27,000 गुना रिटर्न दिया है सेंसेक्स भैया ने, जब से शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक। तो भैया ये कैसे हुआ, क्या उसकी गणित है, उनके जो शेयर प्राइस थे वो इतने बढ़ गए, तो क्या आज जो शेयर प्राइस है वो रिलायंस का 2 लाख रुपए का है? नहीं, रिलायंस का शेयर प्राइस 2,000 2,500 का ही है, उसका 110 कर देता है, स्प्लिट हुआ है शेयर, बोनस हुआ है शेयर, लेकिन इतना सारी गणित किसी के समझ में नहीं आती, इसलिए इंडेक्स नंबर निकाला गया और कहा गया कि इससे हमको कंपेयर करना, और इंडेक्स नंबर हमेशा 100 रखा जाता है, इसीलिए परसेंटेज आपके 100 में आते हैं, इसीलिए मेजरमेंट हम कहते हैं वो 100 के अंदर करते हैं, हर चीज 100 के क्वांटिटी में लिखी जाती है क्योंकि वो सर्वसम्मति से फिक्स्ड हुआ है। और यूजेस कहाँ है इसका, इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करने में, क्वालिटी चेक करने में, मार्केट प्राइस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सबका एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम अगर ग्रोथ चेक करना चाहते हैं तो इंडेक्स नंबर की हमको हेल्प लेनी होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी, वॉल्यूम इंडिकेट फिक्स्ड बेस्ड एंड चेन बेस्ड मेथड। अब यहाँ पर 2 मेथड होते हैं इंडेक्स नंबर के, याद रखना, फिक्स्ड बेस और वैल्यू चेन, फिक्स्ड बेस और चेन बेस, सॉरी वैल्यू चेन नहीं, फिक्स्ड बेस और चेन बेस, फिक्स्ड एंड चेन, इतना याद हुआ, फिक्स्ड एंड चेन, और मैंने मिटा दिया। अरे देखो इतना सा आसान है, फिक्स्ड, और दूसरा क्या लिखा मैंने, चेन। मेरे से पढ़ने इसीलिए आए हो कि याद करवा देता हूं, तो याद इसको भी करवा देता हूं। 2 मेथड होते हैं इंडेक्स नंबर के, पहला होता है फिक्स्ड मेथड, दूसरा होता है चेन। जब हम 1990 से इसको 100 लिया और अगले 2022 को हमने इसको 500 करा था, तो हम इससे कंपेयर कर रहे थे, बोलो हाँ या ना, इसी से कर रहे थे ना। अगर मैं 1990 को 100 लेता हूं तो 2000, चेन बेस ये कहता है कि आप 1990 को 100 मत लो, आप हर साल 100 लो, मतलब 2022 के लिए जो कंपैरिजन ईयर होगा वो 2021 होगा, और 2021 के लिए 2020 होगा, और 2020 के लिए 2019 होगा, और 2019 के लिए 2018 होगा, और 2018 के लिए 2017 होगा। बन गई ना चेन, टक 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 टक। फिक्स्ड का मतलब जिसमें बेस ईयर कॉमन रहता है, फिक्स्ड रहता है, और चेन का अंदर जहां पर चेन बन जाती है, यानी कि बेस ईयर हर बार बदल जाता है। अब यही तो लिखा है, देखो क्या लिखा है, द इंडेक्स फॉर अ बेस ऑफ पीरियड ऑलवेज टेकन एज द 100 इज द फिक्स्ड बेस मेथड। इन द फिक्स्ड बेस मेथड selected construction of the index number remains the constant, index number constant रहता है हर ईयर में all times, and the base shall be remain fixed, base भी रहता है fixed रहता है। जबकि chain base में हम क्या करते हैं, base year is changed in every year, generally preceding year is not fixed year, यानी अगले साल के लिए 2020 का कंपैरिजन करना है तो 19 है, 19 का करना है तो 18 है, ये चेन बेस में होता है, और फिक्स्ड के अंदर फिक्स्ड रहता है। बताओ समझ में आ रहा है ना, इतना इसन से समझा रहे हैं। अब टाइम सीरीज का न्यूमेरिकल भी है और इसकी थ्योरी भी है, तो अभी तो मैं थ्योरी देखेंगे, कल इसका एक न्यूमेरिकल का मस्त सवाल करवा दूंगा, और वही सवाल इसी तरीके से सवाल आपको एग्जाम में भी देखने मिलेगा। जो मैंने कार्ल पियर्सन का कराया ना, डिट्टो अगर सवाल आया तो डिट्टो वही वैसा ही आएगा, कुछ उसके अंदर ऊपर नीचे होने की संभावना नहीं है। चलो देखते हैं क्या कहा जा रहा है टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कंसेप्ट में। अब टाइम सीरीज एनालिसिस क्या कह रहा है, इज ए स्पेसिफाइड वे टू एनालाइजिंग ए सीक्वेंस डेटा पॉइंट ऑफ कलेक्शन ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम। नया टॉपिक है टाइम सीरीज। अब पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस record data points of consistent intervals over a set period of time, time rather to the just recording of the data point intermittently or randomly। ठीक है, अब टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, चलिए समझाने के लिए तो हमको अलग ही लेना पड़ता है। यहाँ अपन आउटपुट लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, आउटपुट, ये मैंने खींचा। अच्छा, बहुत से बच्चों ने मुझे कहा कि सर यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ y आएगा, x आपका यहाँ लिख दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है,
एक्स आपकी मर्जी हो, आप उस एक्सिस को एक्स मान सकते हो, वाई आपकी मर्जी हो, आप उसको मान सकते हो। केवल आउटपुट और आप जो ग्राफ बना रहे हो उसका मतलब होता है, ग्राफ में कभी भी एक्स एक्सिस ये होना है, वाई एक्सिस ये होना है। बुक के अंदर रिगिड लिखा हुआ है, मतलब बच्चे जो लिख दिया वो एकदम पत्थर की लकीर मान के चलते हैं। अरे प्रैक्टिकल लिखो, एक्स का मतलब या तो हम ग्राफ बना रहे, ग्राफ पे एक्स की जगह मैं राम नाम लिख दूं, रोहन नाम लिख दूं, मिस्टर पिंटू लिख दूं, मेरी मर्जी की मिस्टर पिंटू एक्सिस। अब ये मेरी मर्जी है, यहां पर मैंने केवल इसका नामकरण करा है एक्स। तो याद रखिएगा एक्स और वाई का कुछ नहीं होता, यहां पर आउटपुट है और यहां पर टाइम है। टाइम में अपन देखो जहां पे लिखता हूं मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब ये ईयर कुछ भी हो सकते हैं, मान लो कि 1990 से शुरू करा मैंने, है ना, तो 91, 92 और 93। अब प्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। टाइम सीरीज एनालिसिस थ्योरी के साथ ग्राफ भी बता रहा हूं, 5, 10, 15, 20 और ये 25। अब क्या 1990 में 10 यूनिट का प्रोडक्शन था, 91 में 15 यूनिट का हुआ, 92 में भैया कंपनी की हालत खराब हुई, कम हो गया 5 यूनिट का, और 93 में वापस जंप लिया। तो ये आपकी टाइम सीरीज बन गई। क्या बन गई? टाइम सीरीज बन गई। देखो ऐसे ऐसे खतरनाक डायग्राम आप देखते हो, वो यही है। क्या है कि 1 साल जितना आउटपुट हुआ है, छोटा छोटा कर दूं, 1 साल जितना आउटपुट हुआ है उसके कंपैरिजन में टाइम, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जब हम कोई चीज एनालिसिस करते हैं तो इसको टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। जब हम एक फिक्स्ड कांस्टेंट रखते हैं कि हमको 12 महीने का एनालिसिस करना है या 6 महीने का एनालिसिस करना है या 1 साल का या 5 साल का या 3 साल का, जब हम टाइम को कांस्टेंट रख के, मतलब कि एक टाइम पीरियड को फिक्स्ड करके किसी अदर वेरिएबल का उसके ऊपर इंपैक्ट देखते हैं, जैसे आउटपुट का देख रहा हूं, लेबर का देख रहा हूं, कैपिटल का देख रहा हूं, इसके अलावा मार्केट ट्रेंड का देख रहा हूं, तो उसको टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। तो हमको इस तरीके के इस तरीके की कोई सीरीज मिलती है, ऐसे सीरीज बनी हुई होती है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, वो प्रोडक्शन अब ज्यादा होता है इसलिए वो इस तरीके की सीरीज मिलती है। बाकी अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है तो ऐसी सीरीज आ जाएगी, प्रोडक्शन घट रहा होता है तो ऐसी सीरीज आ जाती है। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट चेंज हो रहा होता है, इसलिए हमको ऐसी सीरीज मिलती है। समझ में आ रहा है ना? बड़े आराम से समझा रहा हूं। अब ये टाइम सीरीज एनालिसिस में आए अपन, जस्ट रिकॉर्डिंग द डाटा विद द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड एनालिसिंग द डाटा। टाइम सीरीज में केवल एनालिसिस भी होता है, केवल रिकॉर्ड नहीं होता, एनालिसिस ऑफ द डाटा, और इसके मेथड भी हैं कि कैसे हम उसको एनालिसिस करते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, यानी टाइम सीरीज के कौन कौन से तत्व हैं, मतलब थ्योरी तो आज निपटा दो अपन। ऑब्जर्वेशन टाइम सीरीज कैन बी डीकंपोज्ड इनटू द 3 कंपोनेंट, 3 इसके मुख्य कंपोनेंट्स है। पहला लॉन्ग टर्म, कौन सा? ट्रेंड। पहला क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड। दूसरा लिखा है सीजनल, ये होता है सिमेंटिक और कैलेंडर रिलेटेड मूवमेंट। और तीसरा होता है इररेगुलर, अनसिस्टमेटिक और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो सबसे लंबा समय, याद रखना, लंबा समय जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म। और एक होता है शॉर्ट समय जिसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई दिक्कत? और तीसरा अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड भी शॉर्ट टर्म के अंदर होता है। और तीसरा इसके अंदर मिड में जो निकल कर आता है वो होता है, एक तो हो गया लॉन्ग टर्म, ठीक, कंपोनेंट्स में, एक हो गया शॉर्ट टर्म और एक हो गया मिड टर्म। अब ये जो मिड टर्म है भैया, ये अलग है और शॉर्ट टर्म अलग है। मिड टर्म मान लो 1 साल का, 1 ईयर। शॉर्ट टर्म मान लो आप विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म कितने का? लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा, बात खत्म, 1 प्लस ईयर प्लस 1 ईयर्स, ठीक है। ये क्लियर है इसका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिडल। ये मिडल पहले वैसे तो बीच में आता है पर अपन ने यहां लिख दिया। तो इसके अंदर क्या कह रहा है? 3 कंपोनेंट्स में पहले जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें ट्रेंड देखा जाता है, उसके अंदर ट्रेंड टाइम सीरीज एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। जो मिड टर्म होता है उसमें कैलेंडर देखते हैं अपन, सीजनल,
मिड टर्म के अंदर सीजनल, सीजनल के अंदर क्या हुआ, एक कैलेंडर आ गया, एक साल आ गया, या गर्मी सर्दी बरसात, इनका जब हमने एनालिसिस करा सिस्टमेटिक या कैलेंडर वे से, तो वो हो गया। और अनसिस्टमेटिक यानी कि एक्सेप्शनल, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आ गए, जैसे कि एक हफ्ते का एनालिसिस करना है, बिग बाजार के सबसे सस्ते 5 दिन, अमेज़न की समर सेल केवल 4 दिनों के लिए आई है, वो अगर उस टाइम पीरियड का हम एनालिसिस करते हैं तो वो कहलाता है इर्रेगुलर। समझ में आ गया? जब कोई विशेष मुहूर्त का एनालिसिस किया जाता है तो इर्रेगुलर, कोई लंबे टाइम का किया जाए तो लॉन्ग टर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, और जो सीजनल में कर दो या कैलेंडर में कर दो वो शॉर्ट टर्म हो गया। आगे बढ़ता हूं, टाइम सीरीज एडिक्टिव, हाँ, इसके कुछ मॉडल दे रखे हैं, एडिक्टिव मॉडल दिया है और एक मॉडल और होना चाहिए, हाँ, मल्टीपल मॉडल। तो एडिक्टिव मॉडल क्या है और मल्टीपल मॉडल क्या है? एडिक्टिव मॉडल क्या है और मल्टीपल मॉडल क्या है, दोनों आपको एक साथ समझा दूं। पहले इसकी थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसके 2-4 लाइनें आपको याद रखनी जरूरी है, इसलिए पहले थ्योरी देखते हैं और उसके बाद अपन इसके मॉडल पे चलते हैं। एडिटिव मॉडल का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐड करने से संबंधित है, और मल्टीपल मॉडल जो है वो मल्टीप्लाई करने से संबंधित। एडिटिव मॉडल एनालिसिस अ न्यू मेथड, ये अच्छा नया है, मल्टीपल वाला पुराना था। ट्रीट द टाइम सीरीज मॉडलिंग एज अ कर्व fitting problem in the respect to the time. It construct exponential smoothing and ARIMA tri-model of the dependency of the current data with the past inclusive of the expected values and the error. इंक्लूसिव द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द एरर। नहीं समझ में आया तो कोई चिंता मत करो, बस थ्योरी, अभी कुछ बच्चों के लिए थ्योरी चल रही है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द 2 और मोर predictor variables on the outcome of the variable allowed to the interaction effort among the predictors. This is in contrast of the adaptive model which sums the individual effect several prediction at the outcome. अब मल्टीपल मॉडल क्या है और ये मॉडल क्या है, एक छोटा सा चार्ट इस तरफ ग्राफ मैंने आपके सामने लाया है। एक है एडिक्टिव सीजनेबल और एक है मल्टीपल, ठीक है। अब इस चार्ट के माध्यम से मैं समझा सकूंगा, इस ग्राफ के माध्यम से ही समझा सकूंगा। जो एडिक्टिव मॉडल होता है इसके अंदर याद रखना कि चीजें ऐड होती हुई चलती हैं और नॉर्मल मेथड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थमेटिक, ठीक है, जियोमेट्रिक नहीं, अर्थमेटिक, 9 10 11 12 13 14। और यहाँ भी देखो 450 से 550, 550 से यहाँ पर 100 का इंटरवल है और यहाँ पर 1 साल का। अभी इसी तरह से चलते हैं अपन मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पर 2 का डिफरेंस 2 2 2 2 2 और यहाँ पर चल रहा है 100 सेम। बट जब हम एडिक्टिव में चेंज देखते हैं तो वेरिएशन ज्यादा मिलता है, और जब मल्टीप्लिकेटिव में चेंज देखते हैं तो वेरिएशन कम मिलता है। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। जब हम एडिक्टिव में चेंज देखते हैं तो वेरिएबल्स में डिफरेंस ज्यादा दिखता है, यानी कि सीरीज चेंज हो रही है और लेवल वही चल रहा है। और यहां पर जब मल्टीप्लिकेटिव में देखते हैं तो इतना डिफरेंस नहीं दिखता। ये क्यों नहीं दिखता? इस कारण से नहीं दिखता क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है वो 2 और मोर प्रेडिक्टिव वेरिएबल इन द आउटकम ऑफ द वेरिएबल दैट अलाउ द इंटरेक्शन एफर्ट अमंग द प्रेडिक्टर्स। थोड़ा सा इसमें रिगिड है, समझने में दिक्कत आती है। तो मल्टीप्लिकेटिव और एडिक्टिव में आपको केवल एडिक्टिव में इतना याद रखना है कि यहां पर हम इंडिविजुअल का इफेक्ट चेक करते हैं, इतना तो याद हो जाएगा। और मल्टीपल में हम 2 और मोर वेरिएबल, 2 एंड मोर वेरिएबल का इफेक्ट चेक करते हैं, ठीक है। इसमें फ्लक्चुएशन जो होता है वो मोर होता है, इसमें लेस होता है, क्योंकि वेरिएबल जब ज्यादा हो जाते हैं तो फ्लक्चुएशन कम हो जाता है। इसके अंदर एक बेस दूसरे बेस से जुड़ता हुआ चलता है और इसमें जो है वो मल्टीपल होता हुआ चलता है, इसलिए इसके अंदर वेरिएशन जो रहता है वो कम रहता है, इसके अंदर वेरिएशन ज्यादा रहता है। इसमें 2 प्रेडिक्टर का करा जाता है, उसमें सिंगल प्रेडिक्टर का करा जाता है। ये नया मेथड है एडिक्टिव वाला। ये ट्री क्या करता है, मॉडलिंग को केवल कर्व फिटिंग प्रॉब्लम पे सॉल्व करता के लिए करता जाता है। और स्मूथनिंग, अच्छा ऐसा कॉन्ट्रास्ट में आ गया,
ठीक है। हाँ, केवल वो इलेक्टिव प्रेडिक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, केवल वो याद रख लेना। दो डिफरेंस मैंने बता दिए आपको, इंडिविजुअल इफेक्ट और मोर, टू और मोर वेरिएबल्स। ये इंडिविजुअल वेरिएबल है और ये टू और मोर वेरिएबल है और इसके अंदर वॉयलेटेशन कम होता है। अब है अगला ट्रेन एनालिसिस और लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब इसका लीस्ट स्क्वायर मेथड इज द फाइंडिंग द बेस्ट फिट ऑफ द सेट ऑफ द डेटा पॉइंट इन द मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द रेसिडुअल पॉइंट फ्रॉम द प्लॉटेड कर्व। It given the trend line the best fit to the time series of the data. Is new method is the most widely used in the time series analysis. ये ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने अपन ने लॉन्ग टर्म में पढ़ा था, इसका ग्राफ है नहीं है, ठीक है। तो ट्रेंड सीरीज एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, एक कर्व है, मान लेते हैं यहां प्राइस है, यहां आउटपुट है और एक कर्व बन रहा है, ये डिमांड कर्व हो गया। जब हम ट्रेंड सीरीज एनालिसिस करते हैं तो स्पेसिफिक पीरियड की एनालिसिस इसके ऊपर चलती है। स्पेसिफिक पीरियड की एनालिसिस इस ट्रेंड के ऊपर चलती है, मतलब कि लॉन्ग टर्म की एनालिसिस है। पहले तो ये कौन सी एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म की। और हम इसके अंदर ये वाइडली यूज्ड एनालिसिस है, लीनियर नॉन लीनियर दो पार्ट के अंदर होती है, ठीक है। रेखीय और बिंदु नॉन लीनियर के अंदर बिना लाइन बनाया जाता है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि डिमांड अप या ज्यादा हो रही है। सामान्य भाषा में कहें तो हो सकता है कि आज 10 तारीख है, तो जैसे कि कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो मेरे वीडियो की डिमांड हाई है, उसके बाद लो हो जाएगी। तो ये अप एंड डाउन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम ये आपका जब ट्रेंड का एनालिसिस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि 5 साल 7 साल के अंदर, ये जब हमारा एनालिसिस चल रहा है अप एंड डाउन का, इसी को ही टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं लीनियर वे के अंदर। और यही हमारा ट्रेंड एनालिसिस है, यानी कि चलन का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर फिट पॉइंट में बेस्ट फिट क्या है फॉर फाइंडिंग द सेट ऑफ डेटा पॉइंट। बेस्ट फिट यानी कि अगर ये डेटा पॉइंट है 20 18, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर करो, 20 18 17 12 13। अब इसका ट्रेंड एनालिसिस करो, 12 13 17 18 20, 12 13 17 18 20, ये इस तरीके से कोई लाइन प्लॉट हुई, ये उसका डिमांड कर्व प्लॉट हुआ। तो भैया ये जो है इसमें 20 फीट क्या निकल के आया, उसी को ट्रेंड एनालिसिस कहा कि मतलब इतने यूनिट तो हमारे हमेशा बिक रहे हैं, या इतने यूनिट की तो हमारी हमेशा डिमांड है, यही ट्रेंड एनालिसिस में है। आगे लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन एप्लीकेशन इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शायद लास्ट टॉपिक भी आ चुका है अपना। हाँ, लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस मैनेजर इज द लीनियर इक्वेशन इज ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट प्रॉफिट रेवेन्यू लॉस ब्रेक इवन पॉइंट्स इन देयर बिजनेस। In break point in the linear equation where the equation intersect, cost is amount you pay of the item and profit is the amount the money made of the break even point. अब ये इतना सारे रामायण समझने से पहले ये एक छोटा सा चार्ट समझ लेते हैं। ये डिमांड कर्व है या सप्लाई कर्व है, भैया जहां इंटरसेक्ट हो जाए उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, बराबर। यहां आपका आउटपुट आता है, सॉरी यहां आपका हाँ आउटपुट है और यहां आपकी प्राइस है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके इधर का एरिया पूरा प्रॉफिट होता है और इसके इधर का एरिया पूरा लॉस होता है। इतनी बात याद रहेगी, नहीं भी याद रहे तो केवल ये याद रखना कि ब्रेक इवन पॉइंट से अप का एरिया प्रॉफिट होता है और ब्रेक इवन पॉइंट से लॉस, नीचे का एरिया लॉस होता है। और लीनियर इक्वेशन के अंदर बिजनेस मैनेजर को यह पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट का ब्रेक इवन क्या है, यानी कि 10 रुपए किसी बिजनेस में लगाए और 2 साल के अंदर रिटर्न मिल रहा है तो 5-5 रुपए करके रिटर्न मिलेगा, यानी तीसरे साल से वो प्रॉफिट कमाएगा। अगर 5 रुपए का रिटर्न है, 10 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है, 10 रुपए इन्वेस्ट करे, फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, 10 रुपए इन्वेस्ट करे, 5 रुपए का रिटर्न है, तो कितने साल में ब्रेक इवन आया, 2 साल में। तो 2 साल तक उसको लॉस है, 2 साल से को ब्रेक इवन आया और तीसरे साल से उसका प्रॉफिट होता है। ये नॉन लीनियर और लीनियर इक्वेशन से बिजनेस मैनेजर को पता चलता है
बहुत ही धन्यवाद आप सबका मेरे को 34 मिनट सुनने के लिए। एंड मैं कल सारे और अदर यूनिट्स के वीडियो प्लस न्यूमेरिकल का सेटअप लेकर आना हूँ, और आज थोड़ा लेट हो गया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कल वादा है कि आपको एग्जाम से पहले पूरा रिविजन करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।